जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस नई भर्ती 2023 नेक्स्ट वैकेंसी 21,391 पोस्ट के लिए ये प्रैक्टिस सेट नंबर 19 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 18 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से आकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हुए चलते हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया। ऑप्शन नंबर ए है भीम द्वितीय, बी है पृथ्वीराज चौहान, सी है जयचंद और डी है पृथ्वीराज द्वितीय। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो मोहम्मद गौरी के द्वारा प्रथम जो आक्रमण किया गया था वो 1175 में किया गया था, जिसमें कि इनका विजय हुआ था। सेकेंड आक्रमण 1178 ईस्वी में किया गया था। किस पर किया गया? तो भीम द्वितीय पर किया गया था, जिसमें ये बुरी तरह से पराजित हुए थे। नेक्स्ट 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान को जयचंद ने साथ दिया था, जिसके कारण मोहम्मद गौरी है जो कि हार गया था। नेक्स्ट 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें जयचंद थे वो मोहम्मद गौरी का साथ दिया था, जिसके कारण उसमें मोहम्मद गौरी का विजय हुआ था, जो कि 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। फिर 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के द्वारा चंदौर का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें कि जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में, और इसमें मोहम्मद गौरी का विजय हुआ था। तो ये कुछ युद्ध लड़ा गया था मोहम्मद गौरी के द्वारा। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए सेकेंड प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि वो कौन सा कारण था जिससे मोहम्मद तुगलक द्वारा शुरू की गई सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन में असफल रही थी। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो सांकेतिक मुद्रा प्रचलन में लाया गया था वो किस कारण से असफल हो गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजकीय टकसाल द्वारा बनाए गए सिक्कों पर किसी विशेष पहचान चिन्ह का न होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 3 प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय किन चीन का राजदूत नियुक्त किया गया था। बरबोसा को, बर्नी को, इब्न बतूता को, अब्दुल रजाक को। बताइए 3 प्रश्न का राइट आंसर क्या है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय किसे चीन का राजदूत नियुक्त किया गया था। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे इब्न बतूता, बिल्कुल ही सही जवाब है। इब्न बतूता किसके राज दरबार में थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के। इब्न बतूता किस देश के थे? तो ये मोरक्को का यात्री थे, और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया जिसका नाम है रेहला। याद रखिएगा। चलिए 4 प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली। हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, बिलारी से और रायगढ़ से। बताइए 4 प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं मोहनजोदड़ो, बिल्कुल ही सही जवाब है। मोहनजोदड़ो है जिसको मृतकों का टीला कहा जाता है, और ये पाकिस्तान में स्थित है वर्तमान समय में। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न है। पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है। सिंधु, नहर अल सिंध, दरिया ए सिंध और सिंध। बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पाकिस्तान में सिंधु नदी को उर्दू में दरिया ए सिंध के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम कहाँ है। तो सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। तिब्बत के मानसरोवर झील से 3 नदी निकलती है, एक तो सिंधु नदी है, दूसरा सतलज, और तीसरा है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी। याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न है आपके सामने कि उपनिषद जिन्हें वेदांत के नाम से जाना जाता है की संख्या कितनी है। 96, 105, 160 और 112। बताइए 6 प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो उपनिषद जिन्हें वेदांत के नाम से जाना जाता है जिसकी संख्या 108 है।
जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 7वां प्रश्न है कि किस युद्ध के साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हो गया था? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, वांडीवास का युद्ध और श्रीरंगपट्टनम का युद्ध। बताइए यहाँ पर 7वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो देखिए, प्लासी का जो युद्ध लड़ा गया था ये 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध 1764, वांडीवास का युद्ध 1760 और श्रीरंगपट्टनम का ये 1799। इस प्रकार से युद्ध लड़ा गया था। वांडीवास का युद्ध ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें पूरी तरह से पराजित हुआ था फ्रांसीसी, और इसी के साथ इसका चुनौती है जो कि अंत हो गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 8वां प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था? यानी भारत की आज़ादी से पहले जितने भी यूरोपीय देश भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, सबसे अंत में कौन सा देश आया था? तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, 5 देशों का आगमन हुआ था भारत में स्वतंत्रता से पूर्व, जिसमें से प्रथम जो यूरोपीय देश था जिसका नाम था पुर्तगाल। पुर्तगाल आया था 1498 ईस्वी में। पुर्तगाल के बाद से आया डच जो आया वो आया 1595 ईस्वी में। डच के बाद से आया 1600 ईस्वी में ब्रिटिश आया। उसके बाद से फिर 1616 ईस्वी में डेनिश आया। उसके बाद सबसे अंत में जो आया वो फ्रांसीसी आया, जो कि 1664 ईस्वी में आया। इस प्रकार से क्रम याद रखिएगा। सबसे पहले पुर्तगाल के बाद से डच के बाद से ब्रिटिश के बाद से डेन और सबसे अंत में फ्रांसीसी। तो यहाँ पर पूछा गया कि सबसे अंत में कौन सा देश आया, तो फ्रांसीसी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 9वां प्रश्न है कि सिराजुद्दौला द्वारा सन 1756 में अपने अधिकार में करने के बाद किस नगर का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया था? यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1756 में सिराजुद्दौला के द्वारा अपने अधिकार में करने के बाद उसका नाम बदलकर अलीनगर कर दिया था। जल्दी से कमेंट कीजिए यहाँ पर 9वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं कोलकाता, बिल्कुल ही सही जवाब है। 10वां प्रश्न है कि सिखों को एक सैनिक एवं एक लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित करने का श्रेय किसे जाता है? गुरु हरगोबिंद को, गुरु गोविंद सिंह को, और गुरु अर्जुन देव को, और गुरु तेग बहादुर को। बताइए यहाँ पर 10वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं गुरु हरगोबिंद को, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि झांसी की राज्य को किसके द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन का हिस्सा बनाया गया था? राज्य हड़प्पन नीति के द्वारा, बी है सहायक संधि के द्वारा, और रानी लक्ष्मीबाई के विरुद्ध युद्ध के द्वारा, और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताए राज्य अपहरण नीति के द्वारा, बिल्कुल ही सही जवाब है। राज्य हड़प नीति किसने अपनाया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये नीति अपनाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है कि बाल विवाह को निरुत्साहित करने वाला अधिनियम 1891 में मुख्यतः किसके अनुरोध पर पारित हुआ था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर सी बता रहे हैं केशव चंद्र सेन एवं बेहराम जी मालाबारी, बिल्कुल ही सही जवाब है। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि कौन सा युग में सही नहीं है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। एक तरफ है कांग्रेस का अधिवेशन और कौन से ईस्वी में हुआ, और दूसरी तरफ हुआ कि उसकी अध्यक्षता किसने की है। तो देखिए, सबसे पहले कांग्रेस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कांग्रेस का जो स्थापना हुआ एओ ह्यूम के द्वारा 1885 ईस्वी में किया गया। इसका प्रथम अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है बेलगांव अधिवेशन, जो कि 1924 में हुआ था, इसका अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा गया था, बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी जी के द्वारा कांग्रेस के एक बार ही अध्यक्षता की गई थी, जिसका नाम था बेलगांव अधिवेशन। नेक्स्ट यहाँ पर कलकत्ता अधिवेशन 1928 में किया गया था, लेकिन यहाँ पर दिया गया सरोजिनी नायडू, जो कि बिल्कुल गलत है। सरोजिनी नायडू के द्वारा 1925 में अधिवेशन किया गया था कांग्रेस का, और उसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी, और ये प्रथम भारत की महिला बनी थी जो कि कांग्रेस के अधिवेशन की थी।
इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हरिपुरा अधिवेशन 1938 बिल्कुल सही है, सुभाष चंद्र बोस। और मेरठ अधिवेशन 1946 आचार्य कृपलानी, ये भी सही है। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है आपके सामने कि किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन को ना तो आम जनता से प्रेरणा प्राप्त हो रही है और न ही उन्हें इसकी बनाई थी। लाला लाजपत राय, सर सैयद अहमद, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड डफरिन। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताएं, लॉर्ड डफरिन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक ने कब घोषणा की कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। 1905 में, 1907 में, 1914, 1916। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं 1916, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है कि लिपुलेख दर्रा स्थित है। जो लिपुलेख दर्रा है 21 राज्य में स्थित है, आपको बताना है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, और नेक्स्ट यहाँ पर 2 और ऑप्शन है जिसका नाम है उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताएं, उत्तराखंड, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण क्या है। ज्वालामुखी क्रिया, प्लेट टेक्टोनिक क्रिया, मूंगा बनने की क्रिया, उपयुक्त सभी। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन में बी बता रहे हैं, प्लेट टेक्टोनिक क्रिया, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो कि समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है। गंगा, यमुना, ताप्ती और कावेरी। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो देखिए भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह यमुना है, जो कि समुद्र में प्रवाहित ना होकर वह नदी में प्रवाहित होती है, जिसका नाम है गंगा। और भारत की सबसे बड़ी सबसे लंबी सहायक नदी है जिसका नाम है यमुना। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अनाईमुड्डी, डोडेड, अमरकंटक और महेंद्रगिरी। बताइए 19वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंचा चोटी है जिसका नाम है अनामुड्डी, जिसका हाइट कितना है। तो 2697 मीटर है जो कि इसका हाइट है। और ये किस पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है। तो ये अनामलाई पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा क्रम 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों का दृष्टि से सही है। गेहूं के उत्पादन की दृष्टि से 3 सबसे बड़े राज्यों का नाम बताना है, उसका क्रम बताना है। तो सबसे अधिक उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश, सेकेंड पर पंजाब है और थर्ड पर है हरियाणा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि वह पठार कौन सी है जिसमें पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली है। मालवा, छोटा नागपुर, रांची और हजारीबाग। बताइए 21वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं मालवा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है। ऐसा माना जाता है कि थार मरुस्थल का विस्तार हो रहा है। मरुस्थल के विस्तार को रोकने के लिए सबसे कारगर उपाय क्या है। ऑप्शन नंबर ए है वन रोपण, बी है कृत्रिम वर्षा, सी है नहरों द्वारा सिंचाई और डी है इन क्षेत्रों में पशु चारण के लिए उपयोग। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताए वन रोपण, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने कि शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताए अटलांटिक महासागर, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि कील नहर जिन्हें जोड़ती है वे है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर, काला सागर, लाल सागर, बाल्टिक सागर, लाल सागर, उत्तरी सागर, काला सागर। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो कील नहर है वो किस किस सागर को जोड़ती है। तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। कीनिया, मेक्सिको, इंडोनेशिया और ब्राज़ील।
बताइए 25वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो मैक्सिको से नहीं गुजरती है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है। विश्व में कहवा को 2 अग्रगण्य उत्पादक है। ब्राज़ील और कोलंबिया, ब्राज़ील और वियतनाम, मैक्सिको और भारत, इथोपिया और मैक्सिको। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बताएं ब्राज़ील और वियतनाम, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है कि रुकवा झील क्षेत्र जो कि तंजानिया में स्थित है, निम्न में से किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब्रक, कोयला, लौह और सोना। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताएं कोयला, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है। प्रश्न आपके सामने बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्न में से किस स्तर पर होता है। विधेयक की प्रस्तुति के समय द्वितीय वाचन में, प्रतिवेदन स्तर पर तृतीय वाचन में। बताइए 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं यहाँ पर द्वितीय वाचन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है। भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकार को दिया है, राज्य सरकार को दिया है, संघीय तथा राज्य सरकार दोनों को दिया है, और डी है ना तो संघीय को दिया है और न ही राज्य सरकार को दिया है। बताइए 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं यानी भारतीय संविधान ने अवशिष्ट जितना अधिकार है सभी संघीय सरकार को दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 30वां प्रश्न है कि सहकारिता आयोग, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सरकारिया आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं केंद्र और राज्य के बीच का संबंध दर्शाता है सरकारिया आयोग। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था। बताइए 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए सर्वप्रथम जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था भारत में वो पेंसू में लागू हुआ था, पेप्सू में, जो कि पंजाब में स्थित है। यहाँ पर कुछ अनुच्छेद जान लेते हैं जो कि बेहद इम्पोर्टेंट रहेगा। अनुच्छेद 352 है जो कि राष्ट्रीय आपात के बारे में वर्णन करता है। 356 है जो कि राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 360 जो है वो वित्तीय आपात के बारे में वर्णन करता है। ये कुछ इम्पोर्टेंट आपात संबंधित प्रश्न है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं होते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और डी है राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं राज्यों के विधान परिषदों की निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल ही सही जवाब है। बाकी यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं जो कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। 33वां प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं। लोकसभा स्पीकर और उपराष्ट्रपति। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं ये अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं, तो भारत के उपराष्ट्रपति को। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी नहीं हो तो निम्न में से कौन सा कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा, यानी उसको कौन संचालित करेगा। राज्यसभा का उपसभापति, भारत का महान्यायवादी, लोकसभा के अध्यक्ष और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्राप्त हुआ है। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अनुच्छेद 123 के तहत भारत के राष्ट्रपति जो है वह अध्यादेश जारी कर सकता है। यहाँ तो राष्ट्रपति होगा। अगर पूछा जाए कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है तो 213, अनुच्छेद 213 के तहत। 56 है राष्ट्रपति शासन, 68 है संविधान संशोधन। नेक्स्ट यहाँ पर
36वां प्रश्न है कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? स्वयं राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और केंद्रीय मंत्रिमंडल। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 37वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? यानी किसी क्षेत्र को भौगोलिक दृष्टि से अनुसूचित घोषित करने का शक्ति किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को प्राप्त है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को चुनाव कर रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया? नचिकेत मौर्य समिति, शांता कुमार समिति, HR खान समिति और नीरज कुमार गुप्ता समिति। बताइए 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी का चुनाव करें, नीरज कुमार गुप्ता समिति, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेशन आप लोग को कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। 39वां प्रश्न है आपके सामने कि वित्तीय निवेशों के विशिष्ट व्यवहार में मंदरिया शब्द किसका घोतक है? उस निवेशक का जो यह महसूस करता है कि अमुक प्रतिभूति की कीमत गिरने वाली है। उस निवेशक का जो यह महसूस करता है कि अमुक शेयर की कीमत बढ़ने वाली है। सी है कि उस शेयर धारक या बॉन्ड धारक का जिसकी किसी कंपनी में हिस्सेदारी है, उस उधारक जो कि कर्ज देता है या बॉन्ड खरीदता है। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए का चुनाव कर रहे हैं, यानी उस निवेशक का जो कि यह महसूस करता है कि अमुक प्रतिभूति है इसका कीमत गिरने वाली है। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न आपके सामने बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आय के वितरण की समानता के लिए, शैक्षणिक और समानता के लिए, सामाजिक भेदभाव का मापन के लिए और भ्रष्टाचार की स्थिति का आकलन के लिए। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो गिनी गुणांक है इसका प्रयोग आय के वितरण की समानता के लिए किया जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 41वां प्रश्न है कि एक तांबे का डिस्क में केंद्र में एक गोलाकार छिद्र बना दिया जाता है। जब तांबे के डिस्क को गर्म किया जाएगा तो इसके छिद्र के व्यास में क्या परिवर्तन आएगा? वहीं रहेगा, घट जाएगा या बढ़ जाएगा? डी है अन्य कारकों पर निर्भर करेगा। बताइए 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं यानी बढ़ जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब है। 42वां प्रश्न है कि प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? तो देख लीजिए यहाँ पर एक प्रिज्म है और प्रिज्म से हम जब श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में विभक्त होता है, 7 वर्णों में विभक्त हो जाता है। 7 वर्णों में विभक्त होता है तो इसका क्रम क्या होगा? नीचे से अगर ऊपर देखा जाए तो बैजानिया पिनाला हो जाएगा, यानी सबसे नीचे रहेगा। सबसे अधिक जो विचलित होगा वो बैगनी होगा, जिसके बाद जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इस प्रकार से कलर रहता है। जिसका विचलन सबसे अधिक होगा उसका तरंग दैर्घ्य कम होता है और जिसका विचलन सबसे कम होता है उसका तरंग दैर्घ्य अधिक रहेगा। तो सबसे अधिक विचलित बैगनी होता है और सबसे कम विचलित लाल होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है कि एक पिंड को एक वृत्त में घुमाया जाए। एक पिंड है, यहाँ पर एक वृत्त है, उस पिंड को एक वृत्त में घुमाया जाए तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है। तो देखिए, जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाता है और उस वस्तु द्वारा जितना डिस्टेंस कवर अप किया जाता है तो उसी को कार्य कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस वस्तु पर बल लगाया गया, लगाने के साथ इस वृत्तीय पथ पर ये गति करने लगा। तो देखिए इसमें तो विस्थापन यहाँ से आरंभ किया चलना, फिर यहीं पर आ गया तो इसका विस्थापन जो हो जाएगा वह 0 हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन बराबर क्या होता है? प्रारंभिक दूरी और अंतिम दूरी, इसी के बीच के दूरी को ही विस्थापन कहा जाता है। जैसे तो देखिए यहाँ पर अगर 2 बिंदु है यहाँ पर और 2 बिंदु और यहाँ से कोई वस्तु यहाँ पर आता है तो इसके बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। तो ये इसका डिस्टेंस, यही इसका विस्थापन हो जाएगा। लेकिन अगर देखिए
एक वस्तु है जो कि पहले यहाँ पर आता है, उसके बाद फिर यहाँ पर जाता है। अगर पूछा जाए कि इसके द्वारा विस्थापन कितना हुआ, तो देखिए इसका न्यूनतम दूरी यही हो सकता है, तो इसका विस्थापन यह हो गया। लेकिन जब भी वृत्तीय पथ पर वह घूर्णन करता है तो इसका विस्थापन शून्य होता है। जहाँ से आरंभ करता है और वहीं पर आकर रुकता है तो वहाँ पर जो न्यूनतम दूरी होता है शून्य हो जाता है, इसलिए इसका मान हो जाएगा शून्य। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। 44वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है ऊष्मा तरंग, बी है ध्वनि तरंग, सी है रेडियो तरंग और डी है प्रकाश तरंग। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो ध्वनि तरंग है यह विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है कि कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचयित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कौन सा पदार्थ अपचयित होता है, तो वह होता है कार्बन डाइऑक्साइड। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है, न्यूट्रॉन वे कण है जिसमें होता है ऋणात्मक, धनात्मक, कोई आवेश नहीं, डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो न्यूट्रॉन जो होता है यह इस पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है, ये उदासीन होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इलेक्ट्रॉन होता है जो कि ऋणात्मक होता है और प्रोटॉन होता है जो कि धनात्मक होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा परमाणु संरचना के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। जॉन डाल्टन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, नील्स हेनरी डेविस बोहर और मैडम क्यूरी। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं मैडम क्यूरी, बिल्कुल ही सही जवाब है। जॉन डाल्टन के द्वारा परमाणु सिद्धांत दिया गया था, जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था, और इसके संरचना से संबंधित अर्नेस्ट रदरफोर्ड भी दिए थे और डेनिस बोहर भी दिए थे। लेकिन जो मैडम क्यूरी थे ये रेडियम का आविष्कार किया था। और तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। परमाणु का जॉन डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था, जो परमाणु होता है, परमाणु जो होता है जो कि उदासीन होता है, इसके नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन रहता है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कोलाइड नहीं है। दूध, खून, आइसक्रीम और शहद। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इनमें से कौन सा कोलाइड नहीं है। तो इसमें जो आइसक्रीम है जो कि कोलाइड नहीं है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है। स्टेनलेस स्टील, आयोडीन युक्त नमक, गुब्बारे में भरी वायु और पीतल। बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है, तो आयोडीन युक्त नमक है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न है कि जंग लगने पर लोहा का भार में क्या परिवर्तन होगा। जब कोई लौह पदार्थ है और उसमें क्या होता है कि जंग लग जाता है, तो इसके भार में क्या परिवर्तन होगा। बढ़ जाएगा, घट जाएगा, वहीं रहेगा या अनिश्चित हो जाएगा। तो इसके भार बढ़ जाएगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब। जंग लगना कैसा परिवर्तन है, तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है। जंग लगने को कैसे रोक सकते हैं, तो हम जस्टीकरण या यसत लेपन के विधि के द्वारा हम जंग लगने को रोक सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 51वां प्रश्न है कि मनुष्य के आंत में कौन से जीवाणु पाया जाता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 51वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। मनुष्य की आंत में कौन सी जीवाणु पाया जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं इस्चेरिचिया कोलाई, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 52वां प्रश्न है कि साइनोकोबालामिन विटामिन सी है, विटामिन B2 है, विटामिन B6 है, विटामिन B12 है। बताइए यहाँ पर 52वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं विटामिन B12, बिल्कुल ही सही जवाब है। 53वां प्रश्न आपके सामने, जब रक्त में ऑक्सीजन की क्षमता में कमी आ जाती है तो श्वास की गति बढ़ जाती है
कम हो जाती है, परिवर्तित नहीं होती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है। बताइए यहाँ पर 53वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आ जाती है तो सांस की गति में क्या परिवर्तन होगा। तो जो भी कैंडिडेट इस प्रश्न का ऑप्शन बी बता रहे हैं बढ़ जाती है, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 54वां प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। थाइमस, यकृत, अग्नाशय और प्लीहा। बताइए 54वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं अग्नाशय, बिल्कुल ही सही जवाब है। और यहाँ पर 55वां प्रश्न है कि सूक्ष्म जीव जो बीटा कपास के उत्पादन से संबंधित है वह एक फफूंद, एक जीवाणु है, नील हृदय वाले विषाणु है। बताइए 55वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं जीवाणु बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। तो इस प्रकार ये सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। यह सेशन आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।